नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर, जिसमें दो टेस्ट हैं, एक टाइम रिवर्सल है टेस्ट और दूसरा फैक्टर रिवर्सल है। तो सबसे पहले हम टाइम रिवर्सल टेस्ट करेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है उसमें हमारे पास ये कंडीशन होती है प्राइस ऑफ PON इंटू PNO इक्वल टू 1। ठीक हो गया। उसमें जो लेस्पियर है पहले उसको चेक करेंगे। लेस्पियर का जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि उसमें PON को PNO से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर इक्वल टू 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये कट ऑफ नहीं होगा। इस तरह पाशे है उसका भी जो है उसमें भी ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मार्शल एडवर्ड्स वाले में ये सेटिस्फाई करेगा। PNO का ये फार्मूला लिखेंगे, PON का ये लिखेंगे, PNO का ये लिखेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है? बस जस्ट जैसे ही सब्सक्रिप्ट्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद आंसर 1 आ जाएगा। सो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है सेटिस्फाई करेगा। अब इसका जो सवाल बनेंगे वो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था, जिस तरह ये क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसके एंड में वो हमें ये कह भी सकता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप बताएं कि इसमें लेस्पियर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें खुद तो पता है कि लेस्पियर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ से पता है। लेकिन हमने यहाँ पे उसको प्रूफ करके देना होगा। प्रूफ करने के लिए हमने जिस तरह PON की वैल्यूज़ तो ये निकाली हुई है ना इस फार्मूले से। ठीक हो गया। लेकिन अब हमने क्या करना है, PNO की वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल और बन जाएगा PNO की वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होगा, P0 को QN से मल्टीप्लाई होगा और PN को QN से। तो वो वाली वैल्यूज़ निकाल के तो सिमिलरली हमने उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा और उसको शो करना होगा कि उसका आंसर 1 नहीं आता। अब इसी तरह फिशर के केस में आ जाएंगे। फिशर का केस भी है, क्योंकि फिशर तो वैसे ही आइडियल वो है, इंडेक्स नंबर है। तो क्या कहते हैं कि वो लाजमी है कि इसको सेटिस्फाई करेगा टाइम रिवर्सल टेस्ट को। ठीक हो गया। तो PON और PNO को मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसका केस अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, उसी तरह होगा कि मतलब उसको वैल्यूज़ का रिजल्ट्स देना पड़ेगा जिस तरह यहाँ पे था। ठीक हो गया। मतलब ये एक दिया होगा हमें इस तरह का चार्ट, उसमें वो बता दे पूछ लेगा कि फिशर का जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो फॉलो को करता है या नहीं करता, तो उसको प्रूफ करें। तो बस हमने इसी तरह करके फिशर की टाइम रिवर्सल टेस्ट की ये वाली वैल्यूज़ निकाल लेनी है टेबल्स बना के, जिस तरह यहाँ पे हमने ये टेबल्स बनाए थे इसके। ठीक हो गया। उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर लाजमी 1 आना चाहिए। अब इसी तरह जो दूसरा टेस्ट है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। ठीक हो गया। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, हम प्राइस इंडेक्स को क्वांटिटी इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो क्या कहते हैं कि प्राइस इंडेक्स है और वो इक्वल होगा इंडेक्स वैल्यू या वैल्यू इंडेक्स के इक्वल। जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो होती है समेशन PN/QN डिवाइडेड बाय समेशन P0/Q0 के इक्वल। ठीक हो गया। अब जो फिशर है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे उसको हमने शो भी किया हुआ कि वो PON और QON, ये क्वांटिटी वाला ये प्राइस वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू इंडेक्स के इक्वल नहीं आया। ठीक हो गया। इसी तरह पाशे वाला केस में भी वो वैल्यू इंडेक्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह तीसरे नंबर पे मार्शल है। मार्शल जो है वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन फिशर, क्योंकि फिशर को हम आइडियल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं। ठीक हो गया। अब जब फिशर का केस आएगा तो उसमें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर्स आपस में, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। ये इससे, ये वाला इससे, और ये वाला कैंसिल नहीं हुआ हुआ, इस पे वैसे ही लाइन लगी हुई है। तो बाकी ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली और ये वाली। जब इनके ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हुए स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि वैल्यू इंडेक्स के इक्वल है। तो हैंस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली इसका में भी इसी तरह क्वेश्चंस में वो पूछ सकता है कि ये दे के पूछ देगा कि इसका सेटिस्फाई करेंगे ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को
सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। फॉर द फिशर केस उसको करना चाहिए और बाकी केसेस में वो नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं तो इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आ जाता है जो लास्ट टॉपिक है। उसमें हमारे पास क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को वो क्या कहते हैं, हाउस होल्ड बजट प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। इसमें यहाँ पे इसकी ये थ्योरी लिखी होगी तो इसकी ये थ्योरी सारी कर लेनी है क्योंकि इसमें वो अक्सर पूछ लेता है ये वाले स्टेप्स जो है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जो इसके कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप हैं वो ये सारे पूछे गए 1 2 3 4, जिसमें आ जाता है स्कोप, आ जाता है हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी, आ जाता है प्राइस डाटा, आ जाता है और कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स आ जाता है। इसके फिर दो मेथड आ जाते हैं इसको कंप्यूट करने की। एक एग्रीगेटिव या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है जिसमें हम PON जो जिसका फार्मूला है समीशन PN Q0 डिवाइडेड बाई P0 Q0 इंटू 100। ठीक हो गया। अब इसमें जो है क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड इज़ द बेस ईयर आर टेकन एज वेट्स। अब जो बेस ईयर की क्वांटिटीज जो कंज्यूम करते हैं उसको हम एज अ वेट्स लेते हैं। ठीक हो गया। और जो हाउस होल्ड बजट मेथड है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसको हम ये भी कह देते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। ठीक हो गया। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, या वो कहेगा हाउस होल्ड बजट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव से करें। अगर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव या हाउस होल्ड का कहता है तो फिर हमारे पास ये फार्मूला है समीशन WPN P0 डिवाइडेड बाय समीशन W इंटू 100। ठीक हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं समीशन W इंटू आई, मतलब आई ये वाला फैक्टर हो जाएगा PN P0 इंटू 100 वाला डिवाइडेड बाय समीशन W। अब W क्या हमारे पास P0 Q0 है और आई जो है हमारे पास PN P0 इंटू 100 हो गया। ठीक हो गया। अब इसका है जो है ये दोनों मेथड्स के लिए एक ही एग्जांपल दी हुई है, उसमें सॉल्व किया हुआ है उसने। उसने क्या किया कि कैलकुलेट करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1994 और ऑन द बेसिस ऑफ 1990 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, बेस ईयर हो गया। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्वांटिटी के मतलब सिंपल है ना, मतलब ईयर नहीं दिया हुआ, तो इसको हम क्यों नॉट लेंगे। अगर उसमें क्वांटिटीज़ 2 या 3 हर ईयर की अलग दी हुई है तो आपने जो बेस ईयर बताया होगा उसकी क्वांटिटीज़ लेनी है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या पता दे दें सर, क्या पता ना दे। तो इस पे आते हैं। अब ये हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई सारी जो यहाँ पे गिवन थी। ठीक हो गया। ये हमारे पास प्राइसेस आ गई पर यूनिट। P0 1990 को लिया था, 1994 को P1 लिया था। ठीक हो गया। अब हम ये सबसे पहले एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं क्योंकि अब उसमें ये क्या कह रहा है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में PN Q0 P0 Q0। तो पहले हम P0 Q0 फाइंड कर लेंगे क्योंकि उसके डिवाइज़र में। तो इसी तरह P0 Q0 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कॉलम आ जाएगा। P1 Q0 ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक हो गया। इनका सम अप करेंगे, जो एंड की वैल्यूज़ हैं उसको लिखने के बाद आपस में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमने हाउस होल्ड बजट या वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स कहता है उसको फाइंड आउट करना है, तो सिमिलरली इसी क्वेश्चन का इसने ये करके दिखाया हुआ है कि देखें इसमें अब कमोडिटीज़ Q0 आ गई, सिमिलरली P0 P1 आ गया। अब प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेंगे जिसको हमने आई का नाम दिया था। यहाँ पे हमने इसको आई का नाम दिया था जो PN डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। ये वो चीज़ आ जाएगी, प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे जिसमें अब P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 किया, ये सारे आ गए। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने क्या कहा था, वेट्स क्या है, P0 Q0 है। तो P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, फिर ये वाले रिजल्ट्स आ जाएंगे। एट द एंड हम क्या करेंगे, W और I को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। जब W और I को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो उनके रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ ऊपर आ जाएंगे फार्मूला में, और समीशन W वेट्स वाली जगह पे आ जाएगा।
तो ऐसे हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा।